आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत मतलब बिग बैंग थ्योरी पर बात करते हैं। तो मिशन है इन स्रोतों से जरूरी बातें समझना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे करीब कितना 13.8 अरब साल पहले की। हाँ लगभग उतना ही। जब सब कुछ मतलब टाइम, स्पेस, मैटर सब एक बेहद छोटी, गर्म और घनी सी जगह में था। और मजे की बात यह है कि बिग बैंग नाम तो असल में मजाक में दिया गया था। एक खगोल शास्त्री थे फ्रेड हॉयल। हाँ हॉयल। उन्हें ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं था। बिल्कुल। हाँ, और देखिए ये समझना जरूरी है कि ये कोई धमाका नहीं था जैसे हम सोचते हैं ना कि कोई बम फटा हो खाली जगह में। अच्छा। नहीं, ये वो नहीं था। ये तो स्पेस और टाइम का खुद ही फैलना था। स्पेस और टाइम का फैलना। हाँ, जो एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां घनत्व अनंत था और जहां हमारे फिजिक्स के नियम वो काम नहीं करते। बाप रे। तो फिर शुरुआत के उन पहले पलों में क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि हालात बहुत ही मतलब एक्सट्रीम थे। हाँ बिल्कुल। तब तो हमारे जाने पहचाने नियम भी लागू नहीं होते थे। और फिर आया वो कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ब्रह्मांडीय स्फीति। हाँ, इन्फ्लेशन मतलब स्पेस का अचानक बहुत तेजी से फैलना। बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जरा सोचिए, स्रोत कहते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया जितनी चीज एक सेकंड के बेहद छोटे हिस्से में फैलकर मिल्की वे गैलेक्सी जितनी बड़ी हो जाए। हाँ कुछ वैसा ही। और ये इन्फ्लेशन वाला हिस्सा देखिए, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी तेज फैलाव ने वो जो शुरुआती क्वांटम लेवल के उतार चढ़ाव थे ना, हाँ, उनको खींचकर बहुत बड़ा कर दिया कॉस्मिक स्केल पर। अच्छा। और वही बाद में जाकर आप कह सकते हैं गैलेक्सीज और जो ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं उनके बनने का बीज बने। ओके। इसी से ये भी समझ आता है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मतलब CMB वो इतना एक जैसा क्यों दिखता है हर दिशा में। अच्छा, तो इस तेज फैलाव के बाद फिर क्या हुआ? फिर आया पार्टिकल एरा, कणों का दौर, जब पदार्थ और एंटी मैटर बने। हाँ, पदार्थ और प्रति पदार्थ जी। और किसी तरह बस थोड़ा सा ज्यादा पदार्थ बच गया और उसी से सब कुछ बनाया आज। हाँ उसी से। और फिर पहले कुछ ही मिनटों में हुआ न्यूक्लियोसिंथेसिस, जिसमें हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन, हीलियम। बिल्कुल, हाइड्रोजन, हीलियम, थोड़ा लिथियम। और कमाल की बात यह है जो स्रोतों में भी है क्या कि इस थियरी से जो इन हल्के तत्वों की मात्रा निकलती है वो ठीक उतनी ही है जितनी हम असल में ब्रह्मांड में आज देखते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा सबूत हुआ फिर। हाँ बहुत बड़ा। इसके बाद काफी समय तक ब्रह्मांड एक गर्म अपारदर्शी मतलब धुंधला सा प्लाज्मा था। प्लाज्मा मतलब जैसे सूरज के अंदर होता है। हाँ वैसा ही, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का सूप, रोशनी उसमें से निकल नहीं सकती थी। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होकर करीब 3,000 केल्विन तक आ गया, तब हुआ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर स्थिर न्यूट्रल हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु बन पाए। अच्छा। और जैसे ही ये हुआ, वो जो फोटॉन यानी रोशनी के कण थे वो आजाद हो गए। वो अब उस प्लाज्मा से टकरा नहीं रहे थे, तो फैल गए। हाँ, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। और वही रोशनी जो तब से अब तक सफर कर रही है और ठंडी हो गई है, वही आज हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB के रूप में दिखती है। हाँ, CMB। कहते हैं ये बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत है उस गर्म घनी शुरुआत की, एक तरह की गूंज या तस्वीर, है ना? बिल्कुल सही, एक फॉसिल रेडिएशन। और कमाल की बात है कि इसे 1964 में आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन ने खोजा था, वो भी गलती से। हाँ वो कहानी तो है, वो अपने एंटीना से कुछ और ही सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कुछ अजीब सा शोर आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कहाँ से। सही। तो अगर हम स्रोतों से मिले सारे सबूतों को एक साथ देखें, CMB की मौजूदगी, हबल का नियम मतलब ब्रह्मांड का फैलना जिसमें दूर की गैलेक्सीज हमसे तेजी से दूर जा रही हैं, हाँ, और इन हल्के तत्वों की सही मात्रा, ये सब बिल्कुल एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। कौन सी कहानी है? कि ब्रह्मांड एक बहुत गर्म, बहुत घने पॉइंट से शुरू हुआ था और तब से लगातार फैल रहा है। अच्छा। यहाँ तक कि वो जो सवाल है ना कि रात का आसमान अंधेरा क्यों है, ओल्बर्स पैराडॉक्स, हाँ, उसका जवाब भी यही है कि ब्रह्मांड की एक सीमित उम्र है और वो फैल रहा है। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? क्या बिग बैंग थियरी बस एक थियरी है या कुछ ज्यादा है?
देखिए, स्रोतों के हिसाब से और जो सबूत हैं उनके आधार पर तो ये ब्रह्मांड की शुरुआत की हमारी सबसे अच्छी, सबसे मजबूत वैज्ञानिक व्याख्या है। ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, इसके पीछे कई तरह के ठोस सबूत हैं। सही है, लेकिन कुछ सवाल तो फिर भी रह जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, ये कई गहरे सवाल भी खड़े करती हैं। जैसे वो शुरुआती सिंगुलैरिटी, उसका असल मतलब क्या है? हाँ। और अगर टाइम खुद बिग बैंग से शुरू हुआ तो उससे पहले क्या था? ये सवाल ही शायद मतलब नहीं रखता। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और फिर वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य, जो ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं। हाँ, उनके बारे में तो हम जानते ही बहुत कम है। और वही तय करेंगे कि ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा। क्या वो हमेशा फैलता रहेगा या वापस सिकुड़ जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहते हैं। ये सब अभी अनसुलझा है। और ये बात भी कि अगर हमारे फिजिक्स की नियम उस बिल्कुल शुरुआती पल में काम नहीं करते, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी समझ ही अधूरी है? हो सकता है, शायद हमें एक नई फिजिक्स की जरूरत हो। क्या ये भी मुमकिन है, जैसा कुछ स्रोत या दूसरी थ्योरीज कहती हैं, कि हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े चक्र का हिस्सा हो, साइक्लिक यूनिवर्स? हाँ, ये एक संभावना है जिस पर काम चल रहा है। या शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला ना हो, मल्टीवर्स का आइडिया। मल्टीवर्स, हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी जैसी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा काल्पनिक स्तर पर हैं। तो मतलब ब्रह्मांड को समझने का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।